Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss MCO 01 and already मैंने 2-3 lectures इसके provide कर रखे हैं आपको, तो आप उसको go through करना। important सारे chapters को मैं basically पहले discuss कर रही हूँ। यूनिट 9 स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में फ्रेम किया जा रहा है आपका MCO 01 का। सो बेसिकली पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट या स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस का मतलब होता है साइकोलॉजिकल कंडीशन या बॉडी का डिस्कम्फर्ट, जिसमें बॉडी कंफर्टेबल फील नहीं करती, वो होता है स्ट्रेस। ये कॉमन फिनोमेना होता है। एवरी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस स्ट्रेस एट सम और अदर टाइम। हर एक इंडिविजुअल को स्ट्रेस होता है, कभी किसी पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। किसी इंसान का अलग होता है, स्ट्रेस लेवल अलग होता है, किसी का अलग होता है। एम्प्लॉय वर्किंग एक्सपीरियंस स्ट्रेस इन द प्रोसेस ऑफ मीटिंग द टारगेट। कभी कभी टारगेट्स को लेकर के होता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, उसको लेकर के होता है। कभी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, एंजाइटी की वजह से होता है। एंजाइटी कभी कभी स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड टू स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस समझ आ गया होगा आपको। स्ट्रेस कॉमन फिनोमेना है, हर इंडिविजुअल ये फेस करता है और ये क्या होता है, डिस्कम्फर्ट को दिखाता है इंडिविजुअल का। कभी कभी हम इमोशनल स्टेबिलिटी को लॉस करते हैं, जिसकी वजह से भी हमें क्या होता है, स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। स्ट्रेस ज़रूरी नहीं है नेगेटिव हो, स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है। स्ट्रेस हैज़ अ पॉजिटिव एसोसिएशन विद द एज के ड्यूरेशन के टाइम, जब एज हमारी बढ़ती रहती है तो उसके साथ हमारा स्ट्रेस भी बढ़ता रहता है। लाइफस्टाइल, टाइम कांस्टेंट एंड नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन। सर्टेन ऑक्यूपेशन आर मोर प्रोन द स्ट्रेस देन द अदर्स। किसी को ज़्यादा स्ट्रेस होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। फॉर इंस्टेंस ड्राइवर ऑफ व्हीकल्स, डॉक्टर, लॉयर एंड मैनेजर आर मोर लाइकली टू गेट स्ट्रेस। इन लोगों को ज़्यादा होता है। जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पेशेंट की लाइफ से रिलेटेड, लॉयर्स होते हैं और मैनेजर्स होते हैं, इनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है एज़ कम्पेयर टू टीचर, बैंकर, ऑपरेटिंग पर्सोनल। इंडिविजुअल को क्या महसूस होता है। इंडिविजुअल फील्स स्ट्रेस वेयर द नीड और डिज़ायर आर नॉट एकम्प्लिश। कभी कभी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं और वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी होती है या हमें स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे आ जाओ स्ट्रेस के फीचर्स को लेके। स्ट्रेस के फीचर्स में बात करूँ तो ये साइकोलॉजिकल होता है, फिज़िकल एस्पेक्ट पे होता है। दोनों जेंडर्स को हो सकता है, ऐसा नहीं है मेल फीमेल इसमें स्ट्रेस में कोई भी ऐसा डिफ्रेंशिएशन होता हो। इट रिजल्ट फ्रॉम द डेविएशन ऑफ एक्चुअल सिचुएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस जो होती है हमारी, वो एक्चुअल से मीटअप नहीं कर पाती, इसलिए हमें स्ट्रेस का फिनोमेना फेस करना पड़ता है। पोटेंशियल स्ट्रेस अपीयर्स विद द सिम्टम्स इफ़ द पोटेंशियल स्ट्रेस इज इग्नोर। अगर जो स्ट्रेस हो सकता है फ्यूचर में, उसको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो एक्चुअल स्ट्रेस बन जाएगा। स्ट्रेस इज़ ट्रीटेड टू बी नेगेटिव, इट हैज़ पॉजिटिव, नेवरदलेस इट हैज़ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से हम काम को ठीक तरीके से करते हैं और वो पॉजिटिव एस्पेक्ट कहलाता है, उसको यूट स्ट्रेस भी बोला जाता है। आपसे पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में या इस तरीके से, यूट स्ट्रेस क्या है तो आप बता देना। स्ट्रेस एक इंटरैक्टिव कॉन्सेप्ट होता है। इट डज़ नॉट स्प्रिंग फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन ऑफ इंडिविजुअल। ये ह्यूमन बीइंग की इंटरेक्शन की वजह से आता है, इन्वायरमेंट की वजह से आता है। स्ट्रेस एक जेनरिक टर्म है और इसके अंदर क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन की वर्क स्ट्रेस और जॉब स्ट्रेस को भी इसमें बांटा गया है। स्ट्रेस अकर्स ओनली, स्ट्रेस तभी होता है व्हेन द ह्यूमन बीइंग फील्स मीडिएशंस और इंटरनल और एक्सटर्नल एटीट्यूड्स की वजह से भी होता है। बायोलॉजिकल डिसऑर्डर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, बीपी वगैरह की वजह से भी, मतलब वो रीजंस होते हैं। स्ट्रेस अगर होता है तो उसके ये रीज़न्स हो सकते हैं कि अगर स्ट्रेस हो रहा है आपको तो हार्ट अटैक जैसी डिसीज़ेस, डायबिटिक, बीपी जैसे डिसीज़ेस, आपको मेंटल डिसऑर्डर जैसे डिसीज़ेस फेस करने पड़ते हैं। अब स्ट्रेस होता क्यों है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है। जैसे कि अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूँ, इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात करूँ तो पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैमिली प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल, रोल डिमांड, इनकी वजह से आपको क्या जो होता है वो
स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। जैसे इंडिविजुअली बेसिक डिस्पोजिशन आर द मेन रीज़न, जैसे पोटेंशियल स्ट्रेस, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, मैस्कुलिनिटी, रिजिडिटी, लोकस ऑफ कंट्रोल। इंट्रोवर्जन मतलब जो इंट्रोवर्ट होता है, जो अपनी बात नहीं रख पाता सामने। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ही ऑब्वियस तरीके से अपनी बात रखता है। डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी होती है, ए पर्सनैलिटी, बी पर्सनैलिटी। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी की वजह से भी आपको क्या होता है, स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। एज भी यहाँ पे पॉजिटिवली रिलेटेड होता है स्ट्रेस से, रीज़न बीइंग कि अगर आपको मतलब एज आपकी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, स्ट्रेस का लेवल वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, है ना। उसके बाद साउंड हेल्थ इनेबल अ पर्सन टू कोप अप स्ट्रेस बेटर देन अनसाउंड हेल्थ। जो साउंड हेल्थ है वो ज़्यादा आसानी से स्ट्रेस को मैनेज कर लेगी एज़ कम्पेयर टू अनसाउंड हेल्थ। एजुकेशन एंड हेल्थ जो है वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली रिलेटेड होती है। बेटर एजुकेशन होगी तो आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे पाओगे, आपकी मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज़ होगा। सो बेटर एजुकेटेड पर्सन आर लेस प्रॉन टू स्ट्रेस। जो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं वो देखा गया है, ये माना गया है कि वो स्ट्रेस से ज़्यादा दूर रहते हैं। द नेचर ऑफ द ऑक्यूपेशन एंड स्ट्रेस आर रिलेटेड, वो भी रिलेटेड हैं। जो नेचर, जो आप काम कर रहे हो, स्ट्रेस है, अगर आप ज़्यादा वैसे जॉब में काम करोगे, डॉक्टर है, लॉयर है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, तो आपको स्ट्रेस की लेवल ज़्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, अगर आप अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा आप डिज़ायरेबल हैं, डिज़ायर्स होती है आपको वो फुलफ़िल करना ही करना है, तो आपको स्ट्रेस होगा। ग्रेटर डिग्री ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल, ज़्यादा आप कंट्रोल करना चाहते हो तो भी स्ट्रेस कभी कभी फेस करना पड़ता है। साइकोलॉजिकल हार्डनेस की वजह से और सेल्फ एफिकेसी की वजह से भी। सेल्फ एफिकेसी एंड स्ट्रेस जो है वो नेगेटिवली रिलेटेड है। जब सेल्फ एफिकेसी आपकी बढ़ेगी, मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, तो स्ट्रेस का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन परसेप्शन, जब हम परसीव अलग करते हैं उसकी वजह से भी गलत अलग होता है। जॉब एक्सपीरियंस और स्ट्रेस नेगेटिवली रिलेटेड है। जैसे जैसे आपको जॉब एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका स्ट्रेस का लेवल डिक्रीज़ होता जाएगा और आप इजीली सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। हॉस्टिलिटी और एग्रेसिवनेस पॉजिटिव रिलेटेड है। अ पर्सन हु बिकम एग्रेसिव, अगर एक पर्सन एग्रेसिव नेचर का है एंड गेट्स क्विक एंगर, बहुत जल्दी गुस्सा आती है उसको, एंड डज नॉट ट्रस्ट अनदर, दूसरों को ट्रस्ट नहीं करता, ही फील्स मोर स्ट्रेस देन अदर हु आर कूल एंड काम, जो काम है, कूल हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेस से दूर रहेंगे। फिर उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है। फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपको स्ट्रेस फील करना हो सकता है। मैटेरियल रिलेशनशिप है, वाइफ फैमिली सेपरेशन है, मटेरियल रिलेशन है, मतलब इस तरीके से आपको क्या होता है, चिल्ड्रन की प्रॉब्लम है, तो ये फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी हो गई, जॉब से रिलेटेड, फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर है चिल्ड्रन एजुकेशन पे, आपकी इनकम इतनी नहीं है, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफस्टाइल कौन सी हो सकती है, लाइफस्टाइल हो सकती है सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल कॉजेज ग्रेटर स्ट्रेस, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस क्रिएट यूनिक सिचुएशन, और इमोशन बिहेवियर की वजह से भी हो सकता है। फास्टर करियर चेंजेस की वजह से भी हो सकता है आपको लाइफस्टाइल। रोल डिमांड, इंडिविजुअल प्ले मल्टीपल रोल इन दियर पर्सनल लाइफ, जब बहुत सारे आपको रोल प्ले करना पड़ते हैं एज अ गाइडर और एज अ हेड, हस्बैंड, फैमिली। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, व्हेन यू प्ले डिफरेंट रोल, फैमिली, हेड, हस्बैंड, फादर, ब्रदर एंड सन, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का वहाँ पे फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, स्ट्रेस फील होता है। तो आपको ये पता लग गया। सबसे पहले फैक्टर है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, उसके अंदर आता है इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर्स के अंदर पर्सनालिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे आपको फैमिली प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल, रोल डिमांड। अब सेकंड वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, स्ट्रैटेजी, रूल्स, इन सब चीज़ों की वजह से, इनके कॉम्बिनेशन की वजह से जो आपको स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, वो कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। नेक्स्ट की बात करूँ तो इसमें कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो है वर्किंग कंडीशन।
अगर आप जिस एरिया में वर्क कर रहे हो वो डस्टी है, हीट है, वहाँ पे नॉइज़ है, पॉल्यूटेड एयर है, तो आप वहाँ पे काम अच्छे से नहीं कर पाओगे और जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल टास्क, आपको जो टास्क मिल रहा है वो डे टू डे इतना ज़्यादा है, आप कर नहीं पा रहे हो, या जेंडर बाइजनेस हो रही है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजीज़, कुछ स्ट्रैटेजीज़ इतनी रिजिड हैं, इतने रूल्स रिजिड हैं, जिसकी वजह से आप अपना वर्क इतना फ्रीली नहीं कर पाते और आपको स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड स्टाइल, मतलब यहाँ पे बोल रखा है जो आप मीटिंग कर रहे हो, आर डिज़ाइन फॉर मीटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, कंट्रोल प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, प्रमोशन प्रोसेस, जो प्रोसेसेस हैं या जो स्टाइल है वो मोटिवेशन की लेवल पे नहीं जा रहा, डीमोटिवेशन हो रहा है। डीमोटिवेशन, डिसैटिस्फैक्शन, और जो डीमोटिवेशन डिसैटिस्फैक्शन होगा इट विल लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस। ओके। ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, आपका जो लीडर है वो इस तरीके का है कि आप उसमें अच्छे से काम नहीं कर पाते। लाइफ साइकिल जो है आपका वो 4 फेसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल के: बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ईच ऑफ दीज स्टेजेस द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडरगो फ्रीक्वेंट चेंजेस। और इन सब को लेते वक्त ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो जो इन चेंजेस को कोप अप नहीं कर पाता, एम्बिगस पॉलिसीज़ होती हैं उनके अंदर, इट विल लीड टू स्ट्रेस। नाउ ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप्स में प्रॉब्लम्स हो रही है, ग्रुप्स हर जगह बन जाते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से, ठीक है, और जो फॉर्मल होते हैं वो एक सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं। सोशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जहाँ हम इनफॉर्मल की बात करते हैं, और दोनों ही में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोलॉजिकल, गवर्नमेंट, सोशल, कल्चरल एंड इथिकल। तो ये वाले हो जाएंगे आपके एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। और उसके बाद और इन इकोनॉमिक फैक्टर में कौन से हो गए, इनकम लेवल कितनी है, डिमांड सप्लाई कितना है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में कौन से हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल टास्क से रिलेटेड। लीगल इन्वायरमेंट में कौन से हो गए, लॉज वगैरह। पॉलिटिकल फ्रेमवर्क कैसा है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, गवर्नमेंट ने किस पे सब्सिडीज़ दे रखी है, किस पे ज़्यादा टैक्स चार्ज कर रही है। तो ये सारे हो जाते हैं आपके और जो फैक्टर्स हैं स्ट्रेस के। ना अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस की बात करूं, तो स्ट्रेस की क्या क्या उससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्ट्रेस की वजह से। तो सबसे पहले है साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। स्ट्रेस इन्फ्लुएंस द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। कभी कभी स्ट्रेस बीपी, प्रोनेस, हार्ट डिसीज़ हो जाती है, कैंसर होता है, स्वेटिंग होती है, माउथ ड्राई होता है, हॉट कोल्ड फ्लैशेस, फ्रस्ट्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होता है, अल्सर, अर्थराइटिस, इस तरीके की आपको प्रॉब्लम्स देखने की पड़ती है। और फिज़िकल स्ट्रेस के अंदर बॉडी मेटाबॉलिक रेट आपका डिक्रीज़ हो जाता है, और दिस रिजल्ट इन टू मेल फंक्शनिंग इंटरनल ग्लैंड, कॉन्सिक्वेंटली हेडेक, बायोलॉजिकल इलनेस होती है। इस तरीके से आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ना साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूँ तो ये कौन से हो गए, साइकोलॉजिकल इंटर रिलेटेड है बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस से, ह्यूमन ब्रेन से। और ये जो होता है वो एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्वसनेस, इरिटेशन, टेंशन, बोरेडम, एग्रेसिवनेस, हॉस्टिलिटी, पुअर कंसंट्रेशन, आप ध्यान नहीं दे पाते जब आपको स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकल ये प्रॉब्लम होती है। बिहेवियरल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं आपके, बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस, एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज होगा, एबनॉर्मल बिहेवियर रहेगा, वो इरिटेट रहेगा, उसकी हैबिट में जो भी वो खाने का टाइम, सोने का टाइम, ये सब डिक्री मतलब चेंज हो जाएगा, स्मोकिंग बढ़ जाएगी उसकी, अल्कोहलिज्म बढ़ जाएगा, इस टाइप से उसको क्या हो जाएगा, डिप्रेशन और इमोशनल स्टेबिलिटी उसकी ख़राब हो जाएगी।
परसेप्शन, अब यहाँ पे बोल रखा है कुछ प्रपोजिशन है, द फॉलोइंग आर सम प्रपोजिशन रिलेटिंग टू स्ट्रेस एंड बिहेवियर। परसेप्शन क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को, परसेप्शन का बहुत डिटेल में मैंने डिस्कशन कर रखा है प्रीवियस लेक्चर में, तो उसको गो थ्रू ज़रूर करना। टेंशन, एंजाइटी बढ़ती है, और परसेप्शन जो होता है वो हम किस तरीके से अपनी कोई भी 5 सेंसेस से ऑब्जेक्ट को लेना है, वो आपका परसेप्शन बताता है। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड, अगर स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव इम्प्रेशन देगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि एन एम्प्लॉय डेवलपिंग ए नेगेटिव एटीट्यूड, अगर एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है एक इंसान का काम के लिए, सुपीरियर वर्किंग कंडीशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कल्चर इंटेंशनली डिक्रीजेज आउटपुट, आउटपुट डिक्रीज होता है, और लर्निंग में भी डिक्रीजमेंट आएगी, लर्निंग भी ठीक से नहीं होगी जब आप स्ट्रेस में काम करोगे। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, आप छुट्टी करोगे, आप जॉब छोड़ के चले जाओगे। एब्सेंटिज्म का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करना फ्रीक्वेंट लेवल पे। टर्नओवर का मतलब होता है स्ट्रेस की वजह से आप जॉब छोड़ दोगे। डिसीज़न मेकिंग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगी, जो डिसीज़न आपको स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में नहीं ले पाओगे, जो एक नॉर्मल सिनेरियो में लेते हो। कस्टमर के साथ आपके रिलेशनशिप ख़त्म होंगे, क्योंकि क्या होता है, कस्टमर का जो बिहेवियर होता है वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, और जिसकी वजह से आपको एक काम इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है, और अगर आप खुद स्ट्रेसफुल होगे तो आप किस तरीके से उस कस्टमर को समझाओगे। स्ट्रेस को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है आपका टाइम मैनेजमेंट इंडिविजुअल लेवल पे। टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो आप पहले से ही अपना लॉजिकल ऑर्डर में सारी की सारी चीज़ें लिस्ट बना के रखो। आपको इस टाइम में इतना काम करना है, और टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करके रखो। लिस्टिंग करो डेली एक्टिविटीज़ को लॉजिकल ऑर्डर में, अरेंज करो एक्टिविटीज़ को लॉजिकल, शेड्यूल बनाओ एक्टिविटीज़ का, जिसके हिसाब से आपको पता चले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या काम है, सेकंड प्रायोरिटी पे क्या काम है। देखो, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। या तो फिर आपसे पूछेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के फैक्टर्स क्या क्या हैं, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम स्ट्रेस। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द डेली साइकिल एंड नेचर ऑफ जॉब, एलोकेटिंग टाइम प्रॉपरली, टाइम दो। जहाँ पे अनवांटेड है वहाँ पे आप विजिटर को टाइम नहीं दोगे। बेटर मैनेजमेंट, और जो आपका पहले का काम है वो पहले निपटाओ, जो बाद में करने वाला काम है बाद में। फ़िज़िकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो आप? फ़िज़िकल मैनेजमेंट बॉडी के कंडीशन के बेस पे होता है, ठीक है। आप ये देख सकते हो आपकी हैबिट्स है जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग वाली है, लाइफस्टाइल है, बॉडी कंडीशन है, ये आपको कहीं ना कहीं फ़िज़िकल मैनेजमेंट में हेल्प करेंगी, और इससे क्या होगा, आप एंजाइटी वगैरह से बचोगे। तो ये आपको नहीं करनी है, हैबिट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग वाली आपको अवॉइड करनी है। ओवरकमिंग स्ट्रेस पॉसिबल है जब आप प्रॉपर तरीके से रिलैक्सेशन, योगा, मेडिटेशन, इस टाइप से भी आप जब करते हो, जॉगिंग करो, फिज़िकल एक्सरसाइज करो, ये फिज़िकल मैनेजमेंट पे आपको करनी है। फिज़िकल एक्सरसाइज करो, स्विमिंग करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, राइडिंग करो, एरोबिक एक्टिविटीज़ करो, प्लेइंग गेम्स खेलो, ठीक है। मतलब माइंड को डाइवर्ट करो इस तरीके से जिसमें भी आप काम कर रहे हो। साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आ जाता है आपका माइंड से रिलेटेड, फिर इसमें हो जाता है रिलैक्स करो, बिहेवियरल सेल्फ कंट्रोल और कॉग्निटिव थेरेपी। इसमें मेडिटेशन आ जाता है, रिलैक्सेशन में मेडिटेशन करो, योगा करो, अपनी सोल को मैनेज करो, ठीक है। इस तरीके से आ जाता है। बिहेवियरल सेल्फ कंट्रोल में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, कहाँ कहाँ आप लैक कर रहे हो डिसऑर्डर के अंदर, कहाँ कहाँ से आपके स्ट्रेस के चांसेस बढ़ रहे हैं, उसको आपको कंट्रोल करना है। फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, ब्रिंगिंग सेल्फ अवेयरनेस लाओ इंडिविजुअल के लिए। अच्छी लिसनिंग स्किल्स रखो, मेंटेन काम एंड टेंशन फ्री इन्वायरमेंट रखो। फिर कॉग्निटिव थेरेपी होती है, जब इन सब से काम नहीं कर रहा तो क्लिनिकल आप साइकोलॉजी कॉग्निटिव थेरेपी लो, आप जानो खुद के इमोशंस को,
एंजाइटी और टेंशन को रिलीज़ करो, ऑब्जर्वेशन करो, मोटिवेटेड वीडियोस वगैरह देखो. फॉर एग्जांपल, इफ़ एन एम्प्लॉयर डेवलप अ फीलिंग दिस इज़ कॉम्पिटेंट टू हैंडल अ न्यू जॉब, दस विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे के आप उसको क्या कर सकते हो, स्ट्रेस से अवॉइड कर सकते हो उसका स्ट्रेस. योगिक मैनेजमेंट, वही योगा वगैरह प्रैक्टिस वगैरह करोगे. सोशल मैनेजमेंट, सोसाइटी से वेल अवेयर रहो, फ्रेंडशिप क्लब्स में ज़्यादा पार्टिसिपेशन करो, बर्थडे पार्टीज़ अटेंड करो, फैमिली को टाइम दो, सोशल नेटवर्क बढ़ाओ. तो इससे आपका सोशल मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है. सेल्फ अवेयरनेस करो मैनेजमेंट की, जैसे कि सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करो आपकी खुद की स्किल्स, कैपेसिटी, लिमिटेशन, डिफेक्ट्स. सेकेंड है इनकरेज फीडबैक. फीडबैक आप देखो लोगों से लो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो. कभी कभी लोग आपको ज़्यादा अच्छे से एडवाइस देते हैं, पीयर, सुपीरियर, फ्रेंड्स. फिर उसके बाद स्टेज 3 में सेल्फ प्रोग्राम को इम्प्रूव करो, अपनी स्किल्स को, अपनी जो भी स्किल्स वगैरह है उनको इम्प्रूव करो. नाउ इंटरपर्सनल मैनेजमेंट के लेवल पे बात करूँ तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ डेवलपिंग इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग आपको मेंटेन करके रखनी है. इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल अंडरस्टैंडिंग, ओपननेस लेके आओ, कम्युनिकेशन करो लोगों के साथ, प्रॉपर कमेंट करो, प्रॉपर मिसअंडरस्टैंडिंग को रिलीज़ करो, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स वगैरह से दूर रहो. ये हो जाता है. ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का मतलब है तो सिलेक्शन एंड पॉलिसी, प्लेसमेंट पॉलिसी. सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट पॉलिसी मतलब स्ट्रेस एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयर क्लोजली रिलेटेड. अगर आपको सूटेबल रहना है तो पर्सन रिक्वायर एक्सेसिव ट्रैवलिंग rather than experience. If a person having a poor attitude traveling is selected, he is likely to experience more stress in performing the job. तो वहाँ पे वो रिड्यूस कर सकता है अगर आप ट्रैवलिंग करते हो, दूसरी फील्ड की जॉब में लेते हो. गोल सेटिंग आप ज़्यादा अच्छे से करो, मतलब गोल्स वगैरह अच्छे से बनाओ, मोटिवेट रहो. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आता है, वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है टेक्निक्स में. जॉब इनरिचमेंट, जॉब डिज़ाइन बनाओ, आप किस चीज़ में अच्छे हो जॉब से रिलेटेड, उस चीज़ को फॉलो करो. रूटीन बनाओ अपना. फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलो अपनी, ज़्यादा आज़ादी के साथ. क्लियर रखो रिलेशनशिप. अगर आपको रोल क्लैरिटी को लेके रिलेशनशिप मतलब जो स्ट्रेस हो रहा है तो अपने रोल क्लियर रखो, एम्बिगुअस मत रखो बिल्कुल भी. पुअर रोल जो डेफिनेशन होती है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को लीड करती है, और स्ट्रेस को अवॉइड करना है तो आपको क्लियर रिलेशनशिप रखने पड़ेंगे. कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग की बात करूँ तो बैरियर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन के, उन बैरियर्स को हटाओ. काउंसलिंग इज़ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़. आइडियाज़ को एक्सचेंज करो दूसरे के साथ, एडवाइस लो, रीअश्योर करो, कम्युनिकेट करो डे टू डे बेसिस पे. करियर प्लानिंग डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक लीडरशिप. करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं मदद करता है. जनरल और फ्री टू प्लान दियर करियर्स. डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लीडर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं, सबॉर्डिनेट के अलाओ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. मोटिवेट रखो लीडर को, ये काम करना है कि वो डे टू डे पे लीड करता रहे, हेल्दी एटमोसफेयर बना रहे. ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, वेलनेस प्रोग्राम, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ पे बहुत अच्छे से क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है. स्ट्रेस दोनों तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव. अब आपको ये देख के चलना है कि किस तरीके से जो स्ट्रेस है उसको आप मैनेज करोगे. इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है. अब आपको अगर कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट लाना है तो इंडिविजुअल स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रेसर है इनके बारे में बात करनी पड़ेगी. तो ये हम पहले बता चुके हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, स्ट्रेस को किस तरीके से डिक्रीज़ करना है. फिज़िकल कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन को पे करो, प्रमोशन दो, ठीक है, और ये सब हो जाएगा आपका इसके अंदर. तो आप इस चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू करना. एग्ज़ाम से पहले कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आपको प्रोवाइड कर सकूँ ताकि आप लोग को थोड़ा थोड़ा जिस्ट बना रहे इसका. फिर भी कोई कमेंट, कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी.